गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स फोर्थ चैप्टर, जो कि क्लास 12th का फोर्थ चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, उसका 8वां लेक्चर है। इसके पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, उसके व्यंजक को प्राप्त कर लिए थे, उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी हल कर लिए थे। आज हम लोग छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे और कोलिजन थ्योरी का अध्ययन करेंगे। छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मतलब वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन उसके पहले एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 20% पूरा होने में 100 मिनट लगता है, तो उसी अभिक्रिया को 80% पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो बच्चों, इसको आप हल करने की कोशिश करें। मैं हिट कर दे रहा हूं, आप ध्यान से समझेंगे तो आप आसानी से उसको हल कर लेंगे। एक बार मैं चाहता हूं कि आप लोग स्वयं इसको हल करें, थोड़ा सा आप लोगों को फार्मूला भी ध्यान हो जाएगा। देखिए, दो स्थितियां हैं। 20% पूरा होने में 100 मिनट लगता है, इसके लिए समय दिया हुआ है, और दूसरा है 80% पूरा होने में कितना समय लगेगा, ये पूछा जा रहा है। तो उसका आंसर आ रहा है 721 मिनट। इसमें log 4 और log 5 का उपयोग आएगा। आप क्या कीजिएगा कि जैसे प्रारंभिक सांद्रता 100 भी मानकर बना सकते हैं और a भी मानकर बना सकते हैं। आपका जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का k इक्वल टू क्या होता है, 1/t इंटू 2.303 log a अपॉन a माइनस x। तो फर्स्ट स्थिति में देखिए k है, k प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो दोनों के लिए बराबर होगा। तो एक काम कीजिएगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए t का वैल्यू कितना है, 100 मिनट। log a आप 100 मानेंगे तो नीचे हो जाएगा 100 माइनस 20 यानी कि 80, ऊपर 100 नीचे 80, यानी कि आप उसको कटा लीजिएगा, 5/4 आएगा। तो log 5 माइनस आपका ये आएगा log 5/4, यानी कि आप यहाँ पे एक फार्मूला उपयोग कर सकते हैं, log a अपॉन b इक्वल टू log a माइनस log b, यानी कि आपका ये हो जाएगा log 5 माइनस log 4। तो log 5 का वैल्यू दिया हुआ है, log 4 का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन आप कटाइएगा नहीं, बस इतने पर रखिएगा। दूसरी स्थिति को आप क्या कीजिएगा, वो भी 1 अपॉन t रखिएगा, 2.303 log। दूसरी स्थिति में भी ये 100 है और नीचे 80% पूरा होने का मतलब ये 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, यानी कि log 5 आपको ये भी मिल जाएगा। अब क्या करना है, अब मुख्य बिंदु है, दोनों k है तो इसको और इसको इक्वल कर दीजिएगा। तो इसमें t का वैल्यू दिया है, इसमें t का वैल्यू नहीं दिया है। आप बात को समझिए, यहां पर 100 रखेंगे, यहां पर आपका हो जाएगा 80, तो log 5/4 आएगा, उसको कटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं log 5 माइनस log 4। log 5 का भी वैल्यू पता है, log 4 का भी वैल्यू पता है, t का सब कुछ इसमें है, बराबर कर दीजिएगा इसको। तो सब कुछ इसमें है लेकिन t नहीं है, तो यहां से आप t ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, मैं हिट कर दिया हूं, आप एक बार प्लीज ट्राई करें और इसको सेंड करेंगे, लेकिन ये बाद में भी आप कोशिश कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया को देख लेते हैं, लेकिन आप इसको तब तक सॉल्व कर सकते हैं, उसके सॉल्व करने के बाद भी देख सकते हैं। देखिए, छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। स्यूडो, आपको ध्यान होगा यदि 10th में पढ़े होंगे अमीबा के बारे में, अमीबा का जो पैर होता है वो स्यूडोपोडिया कहलाता है, यानी कि उसका जो झूठा पैर कहा जाता है, ये बनता बिगड़ता है। तो प्रथम कोटि का भी छदम प्रथम कोटि कहा गया। आपको देखने में लगेगा कि ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, लेकिन वो वास्तविक रूप से छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। कुछ अब ध्यान से सुनना, वैसी अभिक्रियाएं जो विशेष परिस्थिति में अभिकारक के किसी एक घटक के सांद्रता पर निर्भर करता है, उसे कहते हैं छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जो कि मुख्य रूप से एक है
एथिल एसीटेट का जलीय अपघटन। बच्चों ध्यान देना, एथिल एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO C2H5 अब प्लस H2O। यदि ये जलीय अपघटित होता है तो आप देखिए, एक तो बनेगा एथिल अल्कोहल, आप यहां से इसको डिवाइड करेंगे और इसको भी डिवाइड करेंगे तो देखिए, ऑर्गेनिक तो हम लोग आगे पढ़ेंगे ही, लेकिन बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये यदि डिवाइड होता है CH3COO माइनस, और ये होगा C2H5 प्लस, और ये वियोजित होगा तो ये होगा OH माइनस और H प्लस। तो माइनस जो है प्लस की ओर इंटरेक्ट करेगा और H जो है इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो बनेगा क्या, आप ध्यान दें, CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड प्लस एथिल अल्कोहल C2H5OH। बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इजी होता है, आप लोग को इस प्रकार से तोड़ना इनऑर्गेनिक में ही बताए थे, लेकिन ऑर्गेनिक में बहुत इजी होता है। एक दो फैक्टर होता है, आप उसको जान जाएंगे तो आसानी से तोड़ने आ जाएगा। तो ऐसे लग रहा है कि ये भी कारक पे निर्भर कर रहा है, ये भी कारक पे निर्भर कर रहा है, लेकिन जब जल की अधिक मात्रा हो तो जल पे निर्भर न करके केवल एथिल एसीटेट पे निर्भर करता है, और ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसको आप अभी नोट मत कीजिएगा, ये तो मैं समझाया, अभी आप जो मैं लिख रहा हूं उसको नोट कीजिएगा। बच्चों, जो अभी हम लोग छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया देखे थे, उसी का ये आप नोट्स पे लिख लीजिएगा, मैं वही लिखा हूं। वैसी अभिक्रिया जो किसी विशेष परिस्थिति में केवल एक ही अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करता है, ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे डिफिनेशन भी पूछा जा सकता है, एक सांद्रता पर निर्भर करता है, उसे छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण मेन है आपका यही उदाहरण, यही आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि एथिल एसीटेट का अत्यधिक जल की मात्रा में आप घटन कराते हैं तो एसिटिक अम्ल तथा एथेनॉल का निर्माण होता है। अभी मैं पीछे बताया कि किस प्रकार ये टूटता है और किस प्रकार आपस में जुड़ता है। एथिल एसीटेट प्लस H2O, ये एथिल एसीटेट है, H2O के साथ हुआ तो क्या बना, एसिटिक एसिड प्लस एथेनॉल। अब यहां से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये हो सकता है कि एथिल एसीटेट का जलीय अपघटन है। ऑप्शन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो एक बार देखने से तो लग रहा है कि इनमें से कोई नहीं कर दे, लेकिन नहीं, छदम प्रथम कोटि, झूठा प्रथम, देखने में लग रहा है कि ये द्वितीय कोटि का है, लेकिन ये क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसका आंसर क्या होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो बच्चों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कोलिजन थ्योरी। बच्चों हम लोग देखते हैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से हर साल क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से रहते हैं। कोई भी अभी तक ऐसा साल नहीं है कि यहां से आपके क्वेश्चन न पूछे गए। वो थ्योरी है कोलिजन थ्योरी। मैं आपसे कहा था शुरुआत में ही कि ये चैप्टर ही ऐसा है कि इसका एक एक बिंदु इंपॉर्टेंट है। कोलिजन थ्योरी, टक्कर के सिद्धांत, ये किसी केमिकल रिएक्शन में टक्कर के सिद्धांत क्या है। तो बच्चों किसी अभिक्रिया का होना या न होना उनके अभिकारक अणुओं के बीच उनके टक्कर पर निर्भर करता है। किसी अभिक्रिया का होना या न होना उनके बीच होने वाले टक्कर पे निर्भर करता है, और वो टक्कर प्रभावी टक्कर होना चाहिए। अब पॉइंट आता है कि प्रभावी टक्कर क्या है। प्रभावी टक्कर वो टक्कर है जिससे कि अभिकारक अणुओं के बीच जो बंध होता है वो टूट जाए और नए बंध का निर्माण हो। जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल है, जैसे मैं दे रहा हूं A2 प्लस B2 इज इक्वल, जो रिएक्शन बना 2AB। इसका प्रॉपर मतलब क्या हुआ, आपके पास दो A के अणु हैं, दो
ये A2 अणु है और ये 2A के परमाणु हैं, प्लस ये B के 2 परमाणु हैं। अब रिएक्शन होने का मतलब क्या है कि ये आपस में पूर्णतः टक्कर करें, ये दोनों आपस में क्या करें, टकराए, और टकराए इतने तेजी से, इसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए, इतना प्रभावी इतना टक्कर होना चाहिए कि ये एनर्जी बैरियर, ऊर्जा अवरोध जो होता है उसको पार कर सके। पॉइंट आएगा, एक एक पॉइंट हम लिखवाएंगे कि ऊर्जा अवरोध क्या है। ऊर्जा अवरोध वो है जो कि इस बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक है। ये बंध टूटेगा तभी आपका AB बनने वाला है। तो इसी पॉइंट को मैं कह रहा था कि किसी अभिक्रिया का होना या न होना उनके बीच प्रभावी टक्कर पे निर्भर करता है। तो ये जब आपस में टकराएगा तो क्या होने वाला है बच्चों, ध्यान दें। ये आपस में टकराएगा तो ये बंध टूटेगा। यदि टक्कर धीमा हो, मान लीजिए 2 गाड़ी आ रही है आपस में, बहुत तेजी से अगर टक्कर करे तब तो उसके पार्ट अलग अलग हो जाएंगे और फिर से उसको नया फॉर्मेशन करना पड़ेगा, नया गाड़ी बनवाना पड़ेगा। लेकिन वही टक्कर आए और सामने से न होकर साइड से हो जाए, या थोड़ा सा केवल आते हुए एक दूसरे में हो सकता है थोड़ा सा धीरे से टक्कर मारे, तो उसका कोई पार्ट अलग नहीं होगा। तो प्रभावी टक्कर वो होता है कि उसके पार्ट अलग हो जाएं, ये बंध टूट जाए। जब ये बंध टूटेगा तो क्या होगा, आप ध्यान देना, A और B के बीच बंध बनेगा और इसकी संख्या कितनी होगी बच्चों, तो इसकी संख्या 2 होगी। तो सबसे पहले इसमें कई बिंदु भी आएंगे। आप ये समझ गए होंगे कि टक्कर का सिद्धांत क्या कहा जा रहा है, कि किसी अभिक्रिया का होना या न होना उनके प्रभावी टक्कर पे निर्भर करता है। अब प्रभावी टक्कर क्या है, वह टक्कर जिसमें कि पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध का निर्माण होता है। प्रभावी टक्कर होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है, क्या आवश्यक शर्त है? आवश्यक शर्त यह है कि उनकी ऊर्जा इतनी, उनकी गति इतनी होनी चाहिए कि वो ऊर्जा अवरोध को पार कर सके, ये बंध को तोड़ सके। ये आपस में, अब एक 2 गाड़ी आ रही है, बहुत धीमी आ रही है, तो उसकी टक्कर बहुत तेज नहीं ना होगी, तो उसकी गति पर्याप्त होनी चाहिए। और दूसरा, उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन समझना बाबू, एक गाड़ी इधर से आ रही है, दूसरी गाड़ी इधर से आ रही है, तो ये ऐसे टकराए तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन हुआ। समझ रहे हैं, इसके पार्ट बिल्कुल टूट सकते हैं। लेकिन ये एक गाड़ी ऐसे आ रहा है और ये भी इसी प्रकार से जा रहा है और इसकी गति थोड़ी कम है, इसकी तेज है, तो ये बैक से जाकर करेगा, तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है और उतनी खतरनाक नहीं होगा। दूसरा पॉइंट भी हो सकता है कि ये इस तरीके से आ रहा है और ये साइड से निकल गया, तो भी ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या है कि बिल्कुल आमने सामने हो, तो ये प्रभावी टक्कर के लिए ये पॉइंट आवश्यक है। अब इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, इसको तो आप समझ गए होंगे, मैं इस पर नोट कर रहा हूं, उसको आप लोग लिख लें। बच्चों, हम लोग इसी पॉइंट को समझ रहे थे और इसी को मैं प्रॉपर रूप से लिख दिया हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसी अभिक्रिया का होना या न होना उनके अभिकारकों के बीच होने वाले टक्करों पर निर्भर करता है। यानी कि जो अभी मैं दर्शाया था कि वो कितने वेग से टक्कर कर रहा है, वही पॉइंट कहा गया है। किसी अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए प्रभावी टक्कर होना आवश्यक है। प्रभावी टक्कर क्या है उसको भी मैं यहां पे लिख दिया हूं कि वह टक्कर जिसके पश्चात पुराने बंध टूटते हैं, यानी कि जब टक्कर हो तो पुराने बंध टूट जाएं। वो मैं अभी एग्जांपल दिया था कि A2 प्लस B2 इधर बना था 2AB और इसका मैं प्रॉपर फिगर भी बनाया था। आप चाहें तो इसके लास्ट में नहीं बल्कि यहीं पर वो फिगर बना सकते हैं। टूटते हैं और नए बंध का निर्माण होता है, वह प्रभावी टक्कर कहलाता है। अब प्रभावी टक्कर के लिए जो मैं 2 आवश्यक शर्त भी बताया था
कि अभिकारक अणुओं के पास वह न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए, यानी कि दो यदि गाड़ी आ रही है तो उनकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि जब वो टकराएं तो उनके पार्ट्स अलग हो जाएं। समझ रहे हैं इस बात को? यदि उनकी स्पीड स्लो रहेगी तो टकराने के पश्चात भी बंद, यानी कि उस जो गाड़ी है उसका पार्ट्स अलग नहीं होंगे। तो अभिकारक अणुओं के पास वह न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए जिससे कि वह ऊर्जा अवरोध को पार कर सके। ऊर्जा अवरोध क्या है? कि वो जो पुराने बंध को तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा चाहिए थी उसको तोड़ना, वही है ऊर्जा अवरोध। अब दूसरा पॉइंट है अभिकारक अणुओं की सामान्य अभिविन्यास, प्रॉपर ओरिएंटेशन। मैं इसका भी बताया था कि वो बिल्कुल इस रूप में होना चाहिए। ये यदि एक अभिकारक है या दूसरा अभिकारक है तो इस प्रकार से टक्कर होना चाहिए। ये है प्रॉपर ओरिएंटेशन। यदि ये टक्कर इस रूप में हो जाए, आगे पीछे हो जाए, या ये भी इधर जा रहा है इधर से ऐसे टक्कर हो तो वो प्रभावी टक्कर नहीं होगा। एक छोटा सा जो कि इसी के अंतर्गत वो भी है देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी और सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। अभी ये सब कुछ टक्कर के सिद्धांत के अंतर्गत ही चल रहा है बच्चों। थ्रेशोल्ड एनर्जी भी वही उसी पर लिखना है और एक्टिवेशन एनर्जी भी वही लिखना है। और एक ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है जब ये पूरा हो जाए तो देखिए देहली ऊर्जा यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? वह ऊर्जा जो किसी अभिकारक अणुओं के पास अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए आवश्यक हो उसे कहते हैं देहली ऊर्जा। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि न्यूनतम ऊर्जा वो होनी चाहिए। उससे कम ऊर्जा हो तो वो अभिक्रिया संपन्न नहीं हो सकती, उससे अधिक हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वह न्यूनतम ऊर्जा अभिकारक अणुओं के पास वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए आवश्यक हो उसे कहते हैं देहली ऊर्जा यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी। जैसे कि आप एग्जाम का 100 मार्क्स का एग्जाम, आप इससे बहुत अच्छे समझ जाएंगे कि यदि 100 मार्क्स का एग्जाम है तो उसमें जो पासिंग मार्क्स कितना होता है 30 मार्क्स। 30 मार्क्स से अबव आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस विषय में पास होने के लिए आपको न्यूनतम कितना मार्क्स होना चाहिए 30 मार्क्स। उससे कम होता है तो आप फेल हो सकते हैं। तो वो जो न्यूनतम मार्क्स है वो उसको आप कह सकते हैं कि देहली मार्क्स यानी थ्रेशोल्ड मार्क्स। उससे कम हुआ तो आप उस विषय में पास नहीं हो सकते। तो देहली ऊर्जा भी ठीक उसी प्रकार से है। अभिकारक अणुओं के पास वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए आवश्यक होता है उसे कहते हैं देहली ऊर्जा। अब पॉइंट आता है सक्रियण ऊर्जा की। सक्रियण ऊर्जा क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। इसको समझने के लिए आप अपने मार्क्स की बात, मैं एक मार्क्स का एग्जांपल दे रहा हूं, आपकी बात नहीं। किसी बच्चे का कोई ऐसा मार्क्स है जैसे कि 30 नंबर पासिंग मार्क्स है यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी 30 मार्क्स है। बाई चांस वो सभी विषय में पास है लेकिन उसका एक विषय में 27 मार्क्स है। 100 उसका पूर्णांक है। पास होने के लिए 30 नंबर की आवश्यकता है उस विषय में। हर विषय में पास है, केवल एक विषय की बात है, और उसमें आ गया उसका 27 मार्क्स। तो आपको पता है कि ग्रेसिंग मार्क्स भी मिलता है। वो जो मैक्सिमम निर्धारित किया गया 5 मार्क्स है, लेकिन उसे 3 मार्क्स जरूरी है। तो वो जो 3 मार्क्स मिला उसे, ग्रेस मार्क्स जिसे कहते हैं, वही है एक्टिवेशन एनर्जी। पहले वो फेल हो रहा था लेकिन वो 3 नंबर उसे मिल गया तो वो हो गया उसका एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि अभिकारक अणुओं की पास यदि देहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा न हो, उससे कम हो, जिसको हम सामान्य ऊर्जा के नाम से जानेंगे, उसको सामान्य ऊर्जा कहेंगे, वह सामान्य ऊर्जा जो ऊर्जा प्राप्त करके देहली ऊर्जा के बराबर हो जाती है। मान लीजिए कि यहां पर मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा ये पॉइंट समझना। मान लीजिए 30 मार्क्स आपका पासिंग मार्क्स है यानी कि देहली ऊर्जा है, लेकिन एक अभ्यर्थी का इस विषय में आया 27 मार्क्स। तो कितना मार्क्स कम है? 3 मार्क्स।
तो इसमें जो 3 मार्क्स मिला, 3 मिलेगा तो 30 हो जाएगा। ये 3 जो है इसका एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन मार्क्स है। देखिए अब यहीं से आप अच्छे समझ आएंगे। ये जो 30 नंबर है ये हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी, देहली ऊर्जा, यानी कि देहली मार्क्स। ये इसका हो गया सामान्य मार्क्स जो अभ्यर्थी ने अपने विषय में अपने से प्राप्त किया। लेकिन ये जो 3 नंबर प्राप्त किया ये हो गया इसका एक्टिवेशन एनर्जी। फिर से मैं इसको बता दूंगा, लेकिन उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। बच्चों हम लोग इसी पॉइंट की बात कर रहे थे, देहली ऊर्जा क्या है। अभी मैं बताया कि अभिकारक अणुओं के पास वह न्यूनतम ऊर्जा, आप इस पॉइंट पर ध्यान देना, न्यूनतम ऊर्जा है वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक को संपन्न, अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए आवश्यक होता है, आवश्यक हो, उसे देहली ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि पासिंग मार्क्स है, 100 मार्क्स का पेपर है तो उसमें पासिंग मार्क्स कितना होता है, 30 नंबर, वही है आपका देहली ऊर्जा। अब देख लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कि वह न्यूनतम ऊर्जा, ये भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है, मार्क्स ही है, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे अभिकारक के अणु प्राप्त करके उनकी सामान्य ऊर्जा, जैसे कि मान लीजिए 27 नंबर ही उसने प्राप्त किया तो उसकी सामान्य मार्क्स क्या है, 27 नंबर, तो उसकी सामान्य ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर हो जाती है, उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। यानी कि सामान्य ऊर्जा प्लस सक्रियण ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा। आप इसी पॉइंट को मैं कह रहा था कि यदि कोई अभ्यर्थी है, कोई स्टूडेंट है, उसने अपने एक विषय में 25 मार्क्स प्राप्त किया, लेकिन पास होने के लिए कितना नंबर की आवश्यकता है, 30 नंबर की, तो उसे कितना और नंबर चाहिए, 5 नंबर। तो ये 5 नंबर जो ग्रेस मिला यही है इसकी सक्रियण। इससे आप कभी भूलेंगे नहीं बच्चों, ये हो गया सक्रियण ऊर्जा और ये हो गया देहली ऊर्जा और ये हो गया सामान्य ऊर्जा। इसका इंडिकेशन, चूंकि सब एनर्जी है इसलिए ई से इंडिकेट किया गया है। ये है डेल्टा ई इक्वल टू ई ए। क्यों? ए मतलब एक्टिवेशन। आप देख रहे हैं इसका जो स्पेलिंग है शुरू में ए है तो ई ए, अब बराबर ई टी। ई भी एनर्जी है, टी क्यों? टी थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसका आप देखिए देहली का जो फर्स्ट जो लेटर है वो क्या है, टी है, इसलिए इसका नाम हो गया ई टी। तो ई ए बराबर, अगर हम ई ए को देखें केवल सक्रियण ऊर्जा को, तो डेल्टा ई इधर जाएगा तो ई टी माइनस डेल्टा ई। अब इसका एक ग्राफ देख लेते हैं, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों, क्योंकि इस साइड में मैं ग्राफ बनाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों, ये y अक्ष और x अक्ष का यदि हम ग्राफ लेते हैं, ये हो गया ऊर्जा यानी कि एनर्जी y अक्ष, और ये अभिक्रिया की गति। अभिक्रिया की गति, उसका जो, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं रेट जो है, क्या उसकी जो रेट है वो, कोई अभिकारक है और उसकी जो संपन्न कराने के लिए इस प्रकार से इसका ग्राफ बनता है। अब देखिए यहां पर जो है ये अभिकारक के पास, ये तो एनर्जी का लाइन है ना, यहां पर अभिकारक है, यहां पर हम लिख सकते हैं अभिकारक है, और यहां बन गया है उत्पाद। आप एक सिचुएशन देख रहे हैं कि यहां पर इसका पीक पॉइंट है एनर्जी का, तो ये हो गया आपका जो पीक पॉइंट है, ये है ई टी। क्या हो गया? ई टी, यानी कि देहली ऊर्जा। और यहां ये जो ये एनर्जी है, यहां पर यदि देखा जाए तो एनर्जी यहां से यहां तक इसने तो अपने से प्राप्त किया ना बच्चों, तो यहां से इतना जो एनर्जी है ये है इसकी सामान्य ऊर्जा डेल्टा
ई। इसके पास तो बस इतनी ही ऊर्जा है, लेकिन अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए कम से कम इतनी ऊर्जा की आवश्यकता है। तो यहां से यहां तक जो इसको अलग से एनर्जी मिलेगा, जो अलग से एनर्जी है, यही है आपका एक्टिवेशन एनर्जी ई ए। आप ग्राफ से देख रहे हैं डेल्टा ई प्लस ई ए इज इक्वल टू ई टी। बस यही आपको दर्शाना है। छोटा सा इस प्रकार से ऐसे भी कर सकते हैं आप, लेकिन ग्राफ सही से बने। यहां पे अभिकारक है, ये उत्पाद है, जहां से स्टार्ट हुआ है उसके नीचे तक का ग्राफ जो है वो किस चीज का है, सामान्य ऊर्जा, उसके ऊपर एक्टिवेशन एनर्जी, और जो सबसे पीक पॉइंट है वो है देहली ऊर्जा, और ये ऊर्जा अवरोध भी है जिसको पार करना आवश्यक है। तो बच्चों ये ग्राफ जरूर बनाइएगा। यदि कोलिजन थ्योरी आता है तो आप ये सब डिफिनीशन कम भी कर दें, लेकिन आपको यदि टेस्ट भी हो तो ये ग्राफ बनाकर ये आपको फार्मूला लिखना आवश्यक होता है। तो एग्जाम में भी आए कोलिजन थ्योरी तो ये ग्राफ अति आवश्यक है। आशा है कि ये आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे बच्चों। यदि किसी पॉइंट पर दिक्कत हो तो आप बेहिचक उसको पूछें। इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पॉइंट है आर्हेनियस समीकरण। एक लेक्चर बस इसका लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, आर्हेनियस इक्वेशन। उसको हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो इसके बाद देखेंगे वो एक लास्ट इस चैप्टर का होगा। आप यहां तक के मैं चाहूंगा कि आप फेयर कंप्लीट करके बच्चों आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें प्लीज।